जरा सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन है, पुलिस बिना किसी लीगल अथॉरिटी के, बिना किसी वारंट या किसी भी ठोस कारण के किसी व्यक्ति को अचानक से इलीगल तरीके से कस्टडी में ले लेती है। जो कि एक बहुत ही डरावनी सिचुएशन हो सकती है किसी के लिए भी। बिल्कुल। और परिवार परेशान है, उन्हें कुछ नहीं बताया जा रहा। थाने के चक्कर काट काट कर वो थक चुके हैं, कोई उनकी सुन नहीं रहा। राइट। तो अब यहाँ एक बहुत ही बेसिक सवाल खड़ा होता है, क्या वो परिवार इस अन्याय के खिलाफ सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है? और अगर हाँ, तो ऐसी कौन सी जादुई चाबी उनके काम आएगी जो उस व्यक्ति को तुरंत उस इलीगल कस्टडी से आजाद करवा सके? देखिए, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा रियल और बहुत ही सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है जो हमारे पूरे लीगल सिस्टम की फाउंडेशन को टेस्ट करता है। सही कहा। क्योंकि राइट्स की बात तो सब करते हैं ना, कागजों पर बहुत सी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन जब सिस्टम ही उन राइट्स को कुचलने लगे, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तब असली में क्या होता है? एग्जैक्टली यही हमारा आज का मुद्दा है। आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज में आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में, यानी आर्टिकल्स 32 से 35। हाँ, और आज का हमारा मिशन बहुत क्लियर है। हमें ये समझना है कि कैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स सिर्फ लॉ की किताबों में छपे हुए बेजान शब्द नहीं हैं, बल्कि रियल लाइफ में एनफोर्स होने वाले असली हथियार हैं। सही बात है। हम हमेशा सुनते हैं कि इक्वालिटी का राइट है, फ्रीडम का राइट है, लेकिन इस डीप डाइव के सोर्सेज से एक बहुत ज़रूरी बात निकल कर आती है कि इन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का असल मतलब क्या है। बिल्कुल, क्योंकि अगर राइट्स दिए गए हैं तो उनकी रक्षा की कोई गारंटी भी तो होनी चाहिए ना। बिना गारंटी के अधिकार सिर्फ एक खोखला वादा बनकर रह जाते हैं। एक सेकंड रुको, अगर मैं इसको एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करूं, मान लीजिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स एक बहुत ही शानदार महंगी वाली स्पोर्ट्स कार है। अच्छा। बहुत ही बढ़िया डिजाइन है, लेकिन आर्टिकल 32 जो है वो उस कार का इंजन है। मतलब बिना उस इंजन के वो चमचमाती कार बस एक लोहे का डब्बा है जो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं खिसक सकती। क्या मैं सही सोच रही हूँ? ये बहुत ही परफेक्ट विजुअलाइजेशन है। बिना इंजन के कार वाकई किसी काम की नहीं। ठीक वैसे ही बिना आर्टिकल 32 के संविधान का पूरा पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, वो बिल्कुल अधूरा है। वाओ, मतलब इंजन ही सब कुछ चलाता है। हाँ, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस एनालॉजी की जो फीलिंग है वो खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विचारों से मैच करती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में उन्होंने एक बहुत ही फेमस बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था स्पेसिफिकली? उन्होंने क्लियर किया था कि अगर कोई उनसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है जिसके बिना यह संविधान एक नलिटी यानी शून्य हो जाएगा, तो वो आर्टिकल 32 के अलावा किसी और का नाम नहीं लेंगे। उन्होंने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। हार्ट एंड सोल, ये शब्द अपने आप में ही कितने पावरफुल लगते हैं। मतलब मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को लेकर पूरी तरह अवेयर थे कि फ्यूचर में सरकारें या अथॉरिटी लोगों के राइट्स छीन सकती हैं। एग्जैक्टली। उन्हें पता था ये होगा, और इसीलिए उन्होंने पहले से ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ढाल तैयार कर दी थी। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये ढाल एग्जैक्टली काम कैसे करती है? इसके लिए हमारे पास 1950 का एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। अच्छा, 1950 का केस। उसमें क्या हुआ था? उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल सेट किया। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 सिर्फ एक लीगल प्रोसीजर या कोई प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। वेट, रियली? मतलब सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार ही एक फंडामेंटल राइट है? हाँ, बिल्कुल। अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो अगर एग्जाम्स या नोट्स के लिए इसका एक मेमोरी लॉक बनाना हो तो एक सिंपल विजुअल इमेजिन कर सकते हैं। एक लॉ की मोटी सी किताब है और उसके अंदर एक दिल धड़क रहा है। कीवर्ड यहाँ है हार्ट एंड सोल। सही है। एग्जाम में स्टूडेंट्स को बस ये लाइन लिखनी है कि आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट इन इटसेल्फ। राइट। लेकिन यहाँ स्टोरी में मैं थोड़ा सा उलझ रही हूँ। एक बड़ा ट्विस्ट लग रहा है मुझे। जब हम इन राइट्स को इन्फोर्स करवाने की बात करते हैं तो क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही पिक्चर में आता है? नहीं, यहाँ पर स्टेट्स के हाई कोर्ट्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है।
जो उन्हें आर्टिकल 226 के अंडर मिलता है। यही मेरा डाउट है और मुझे लगता है ये डाउट बहुत स्टूडेंट्स को आता होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है, एपेक्स कोर्ट है, तो हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 में जाने का ऑप्शन क्यों रखा गया है? हाँ, ये कंफ्यूजन काफी नॉर्मल है। मतलब अगर किसी के पास सीधे कंपनी के सीईओ के पास जाने का पावर है, तो वो बेचारा मैनेजर के पास क्यों जाएगा? दोनों के पावर्स को बांटा कैसे गया है? यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है तो उसका जुरिस्डिक्शन यानी औकात हर केस में बड़ी होगी। तो क्या ऐसा नहीं है? असलियत इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 32 है उसका दायरा नैरोअर है, यानी संकरा है। नैरोअर कैसे? क्योंकि आप आर्टिकल 32 का यूज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर कर सकते हैं। अच्छा, मतलब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के मामले में ही इंटरफेयर करेगा? बिल्कुल। और दूसरी तरफ हाई कोर्ट के पास जो आर्टिकल 226 है उसकी पावर फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अदर लीगल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए भी होती है। अदर लीगल राइट्स जैसे कोई प्रॉपर्टी का इशू या कॉन्ट्रैक्ट का मामला? हाँ, जैसे मान लीजिए किसी सरकारी ठेके में कोई धांधली हुई है या किसी का कोई जनरल लीगल राइट छीना गया है जो फंडामेंटल राइट नहीं है, तो उस केस में सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। राइट, उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। इसीलिए टेक्निकली आर्टिकल 226 का स्कोप आर्टिकल 32 से ज्यादा बड़ा है, यानी वाइडर स्कोप है। एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने निचली अदालत यानी हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ा जाल क्यों दिया? इसका लॉजिक क्या हो सकता है? इसका लॉजिक बहुत ही प्रैक्टिकल है। जरा सोचिए, इंडिया कितना बड़ा देश है। अगर हर छोटे बड़े लीगल राइट के टूटते ही लोग सीधे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पहुंचने लगे तो क्या होगा? पूरा लीगल सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तो वैसे ही ओवरबर्डन रहता है। सही पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट का मेन काम कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना और सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। हाई कोर्ट्स को वाइडर स्कोप इसीलिए मिला ताकि जस्टिस लोगों की रीच में रहे। ये तो बहुत सेंसिबल अप्रोच हुई, लेकिन पावर्स को लेकर कभी कोई टकराव नहीं होता इनमें? एक और बहुत ही बारीक पॉइंट है यहाँ, डिस्क्रेशन यानी विवेक का अधिकार। अच्छा, वो क्या होता है इस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, क्योंकि आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है, तो अगर किसी का फंडामेंटल राइट टूटा है और वो सुप्रीम कोर्ट जाता है तो एससी आमतौर पर केस सुनने से मना नहीं कर सकता, उन्हें सुनना ही पड़ेगा। ओके, वो उनकी ड्यूटी बन जाती है। राइट। लेकिन आर्टिकल 226 एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जरूर है, पर फंडामेंटल राइट नहीं है। इसीलिए हाई कोर्ट के पास डिस्क्रेशनरी जुरिस्डिक्शन होता है। वो डिसाइड कर सकते हैं कि केस सुनना है या इसका कोई और ऑल्टरनेटिव रास्ता मौजूद है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है जिसका स्कोप छोटा है पर वो मना नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ हाई कोर्ट है जिसका स्कोप बड़ा है पर वो केस लेने से मना कर सकते हैं अपने डिस्क्रेशन पर। बिल्कुल सही समझे आप। क्या इन पावर्स को लेकर कभी पॉलिटिकल लेवल पे कोई खींचातानी नहीं हुई? सरकारों ने इसे कम करने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिशें हुई और इसी क्लैश की वजह से 1997 में एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का बहुत ही हिस्टोरिक केस आया। उसमें क्या डिसाइड हुआ था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बहस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उन्होंने क्लियर किया कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। ओ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो केशवानंदा भारती केस में आई थी। एग्जैक्टली। 1973 के केशवानंदा भारती केस ने यही तो सेट किया था कि पार्लियामेंट चाहे कितना भी मेजॉरिटी ले आए, वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। जुडिशियल रिव्यू उसी का हिस्सा है। तो एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को क्या ध्यान रखना है? एग्जाम टिप यही है कि एग्जामिनर हमेशा वो लाइन ढूंढता है कि आर्टिकल 226 हैज अ वाइडर जुरिस्डिक्शन। ये लिखना जरूरी है। ग्रेट। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ गया हो तो व्यूअर्स एक क्विक लाइक जरूर दबा दें इस वीडियो पर। अब चलते हैं उस जादुई चाबी की तरफ जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। हाँ, जिसे हम रिट्स कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट्स को इन्फोर्स करने के लिए जो ऑफिशियल ऑर्डर्स देते हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स कहा गया है। तो चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। हमारी जो पहली रिट है, हेबियस कॉर्पस, ये हमारे शुरुआती कहानी का जवाब भी है ना? बिल्कुल। अगर पुलिस इल्लीगल तरीके से किसी को उठा लेती है तो परिवार आर्टिकल 32 के अंडर एससी या 226 के अंदर एचसी जाकर हेबियस कॉर्पस फाइल करेगा।
हेबियस कॉर्पस का लिटरली मतलब क्या होता है? ये एक लैटिन टर्म है। इसका मतलब है यू मे हैव द बॉडी, यानी उस डिटेन किए गए व्यक्ति को कोर्ट के सामने फिजिकली प्रेजेंट किया जाए। अच्छा, तो कोर्ट डायरेक्टली पुलिस से पूछेगा कि आपने इसको किस बेस पर अंदर रखा है? हाँ, इसका सीधा सा पर्पस होता है इलीगल डिटेंशन से आज़ादी दिलाना। और ध्यान रहे, ये सिर्फ सरकार नहीं, किसी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी लग सकती है, अगर वो किसी को बंधक बना ले। ओह, प्राइवेट लोगों पे भी लगती है। ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसमें कोई एक्सेप्शंस होते हैं? मान लीजिए किसी को प्रॉपर ट्रायल के बाद उम्र कैद मिली है, तो क्या तब भी हेबियस कॉर्पस लग सकती है? नहीं नहीं, वहां ये काम नहीं आएगी। कोर्ट ये रिट सिर्फ तभी इशू करता है जब डिटेंशन इलीगल हो। अगर एक वैलिड जुडिशियल ऑर्डर के अंडर कस्टडी है तो हेबियस कॉर्पस रिजेक्ट हो जाएगी। समझ गई। तो ये तो बात हुई जब कोई रॉन्ग एक्शन हो। पर अगर प्रॉब्लम एक्शन का नहीं, इनएक्शन का हो, यानी जब सरकार अपना काम ही ना कर रही हो, तब क्या करते हैं? उसके लिए आती है दूसरी रेट, मैंडमस, जिसका मतलब होता है वी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ, मुझे बताना अगर मैं ठीक समझी। हम्म, मान लीजिए एक म्युनिसिपल अथॉरिटी है। मैंने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लाइसेंस अप्लाई किया। ठीक है। मैंने सारी कंडीशंस पूरी कर दी, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए। फिर भी ऑफिसर फाइल दबा के बैठा है और लाइसेंस दे ही नहीं रहा। तो क्या यहाँ मैंडेमस काम आएगी? एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस सिचुएशन में कोर्ट उस अथॉरिटी को कमांड करेगा कि आप अपनी पब्लिक ड्यूटी पूरी करें और जल्दी से लाइसेंस दें। तो कोर्ट उन्हें अपना काम करने के लिए फोर्स कर सकता है? हाँ, लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ भी है। मैंडेमस देश के प्रेसिडेंट, गवर्नर्स या किसी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ इशू नहीं हो सकती। वेट, प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ क्यों नहीं? क्योंकि इसका पूरा बेस ही पब्लिक ड्यूटी पर टिका है ना। एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक ड्यूटी से तो बंधी हुई नहीं है ना। ये सरकार की लेट लतीफी को रोकने के लिए है। मेक सेंस। यहाँ तक तो बात प्रशासन और ऑफिसर्स की हुई। लेकिन अगर खुद अदालतें या ट्राइब्यूनल्स अपनी लिमिट्स क्रॉस करने लगे, तब क्या ऑप्शन है? वहां आती है हमारी तीसरी और चौथी रेट्स, प्रोहिबिशन यानी रोकना, और सर्टियोरारी यानी प्रमाणित करना। इन दोनों में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हाँ मुझे एक कार एनालॉजी याद आ रही है इसको लेकर। हाँ, बताइए। सिंपल बोलूं तो मान लीजिए कोर्ट केस एक चलती हुई गाड़ी है। प्रोहिबिशन का मतलब है एक्सीडेंट से पहले ब्रेक लगाना, यानी डिसीजन आने से पहले प्रिवेंटिव तरीके से ट्राइब्यूनल को रोक देना। वाओ। हाँ बिल्कुल। और सर्ट्यूररी का मतलब है एक्सीडेंट के बाद गाड़ी ठीक करना, यानी डिसीजन आ चुका है, गलत ऑर्डर पास हो गया है, तो उसे कैंसिल करके करेक्टिव एक्शन लेना। क्या ये एनालॉजी ठीक है? मैं सच कहूं तो ये मुझे बहुत पसंद आई। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सटीक है। प्रोहिबिशन हमेशा प्रोसीडिंग के दौरान डिसीजन से पहले लगती है और सर्टियोररी डिसीजन आने के बाद उस ऑर्डर को क्वैश यानी रद्द करने के लिए लगती है। तो दोनों का फोकस कोर्ट के स्ट्रक्चर को अपनी लिमिट्स में रखना ही है। एग्जैक्टली। और अब आते हैं पांचवी और आखिरी रेट पर, क्वो वारंटो, जिसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी। किस अधिकार से? ये कब लगाई जाती है? ये तब लगती है जब कोई अयोग्य व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशंस नहीं हैं, वो किसी पब्लिक ऑफिस की कुर्सी पर इलीगल तरीके से बैठ जाए। जैसे कोई बिना डिग्री और एक्सपीरियंस वाला इंसान अपनी पॉलिटिकल पहुंच की वजह से किसी बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन जाए। राइट। ऐसे केस में कोर्ट क्वो वारंटो इशू करेगा और उसे सीधे पूछेगा कि भाई किस अथॉरिटी से आप इस कुर्सी पर बैठे हैं, और अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाया तो उसे तुरंत पोस्ट से हटा दिया जाएगा। तो इसका एक सॉलिड मेमोरी लॉक बना लेते हैं जल्दी से। हेबियस कॉर्पस यानी बॉडी, मैंडेमस मतलब कमांड, प्रोहिबिशन हो गया बिफोर, सर्टियोररी हो गया आफ्टर, और क्वो वारंटो मतलब अथॉरिटी। बहुत बढ़िया रिकैप है ये। एग्जाम्स में बस यही कीवर्ड्स पास करवाते हैं। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा डाउट आ रहा है। हमने SC, HC, इन रेट्स सबकी बात कर ली, हाँ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग होती है। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत महंगे होते हैं। तो जो इंसान गरीब है, जिसके पास ना पैसे हैं ना समझ, वो इन सब का फायदा कैसे उठाएगा? ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है। और सच कहूं तो 1980s से पहले हमारे सिस्टम का यही सबसे बड़ा फेलियर था। सिस्टम चलता था लोकस स्टैंडी पर। लोकस स्टैंडी मतलब जिसका नुकसान हुआ सिर्फ वही कोर्ट आएगा। एग्जैक्टली। पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ विजनरी जजेस ने
इस रूल को बदला और जन्म दिया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को, जिसे हम PIL कहते हैं। ओह, PIL, ये तो बहुत कॉमन टर्म है आजकल। हाँ, कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति गरीबी या अनपढ़ होने की वजह से जस्टिस नहीं मांग सकता, तो कोई भी दूसरा पब्लिक स्पिरिटेड इंसान या NGO उसकी तरफ से पिटिशन डाल सकता है। ये तो मतलब जस्टिस का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल देने वाला मूव था। SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981, इस केस ने इस PIL मैकेनिज्म को सॉलिड लीगल बैकिंग दी। मैंने इसमें बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाले केस के बारे में भी पढ़ा है। वो 1984 का था ना? हाँ, सोचिए, फरीदाबाद की खदानों में काम करने वाले बंधुआ मजदूर, उनकी हालत तो जानवरों जैसी थी। वो लोग कहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? राइट, वो तो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कोर्ट जाना। तो वहां एक संस्था ने एसकी को बस एक चिट्ठी लिखी और कोर्ट ने उस एक चिट्ठी को ही PIL मान लिया और उन सब मजदूरों को आजादी दिलाई। वो वाकई घूसबम्स आने वाली बात है। एक बिहार का केस भी तो था, हुसैनारा खातून का। हुसैनारा खातून 1979, उसने तो सिस्टम का काला सच बाहर ला दिया था। बिहार की जेलों में हजारों अंडर ट्रायल सड़ रहे थे, जिनकी सजा अगर 2 साल होती, वो बिना सुनवाई के 10-10 साल से अंदर थे। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशन था। एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के बेस पर PIL लगी। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इंटरवीन किया और आर्टिकल 21 के अंडर स्पीडी ट्रायल को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। लगभग 40,000 कैदी छूटे थे उस एक PIL से। ये सब सुनकर लगता है कि लॉ अगर सही हाथों में हो तो कितना पावरफुल हो सकता है। पर मेरा अगला सवाल ये है कि क्या ये राइट्स एब्सोल्यूट हैं? मतलब क्या सरकार इन पर कभी कोई रोक नहीं लगा सकती? आर्टिकल 33 से 35 में शायद कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। हाँ, बिल्कुल। दुनिया का कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होता। देश की यूनिटी, सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूरी हैं, जैसे आर्टिकल 33। इसमें क्या है? ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस या इंटेलिजेंस एजेंसीज के फंडामेंटल राइट्स को लिमिट कर सकते हैं। इसका लॉजिक समझना इतना मुश्किल नहीं है। अगर बॉर्डर पर सैनिक बोल दें कि उन्हें राइट टू स्पीच और राइट टू फॉर्म यूनियन है, तो कमांडर की बात कौन मानेगा? वही तो, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ये बहुत जरूरी था। इसके बाद आता है आर्टिकल 34, मार्शल लॉ। यहां आकर स्टूडेंट सबसे ज्यादा फंस जाते हैं। यहाँ एक क्लैरिफिकेशन तो मैं भी चाहती हूँ। अक्सर लोग सोचते हैं कि मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी दोनों एक ही चीज है। क्या ऐसा है? ये एक बहुत ही खतरनाक गलतफहमी है। दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मार्शल लॉ की कोई ऑफिशियल डेफिनेशन ही नहीं दी गई है। अच्छा, तो फिर इसे लगाते कैसे हैं? ये बेसिक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। जब देश के किसी हिस्से में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल हो जाए, दंगे काबू से बाहर हो जाएं और सिविलियन रूल फेल हो जाए, तब सेना वहां कंट्रोल लेती है। इसे मार्शल लॉ कहते हैं। और नेशनल इमरजेंसी क्या होती है फिर? नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 में है, वो युद्ध, एक्सटर्नल अटैक या आर्म्ड रिबेलियन पर ऑफिशियल तरीके से पूरे देश या किसी बड़े हिस्से पर लगती है। दोनों के असर और रूल्स बहुत अलग होते हैं। समझ गई। और अब लास्ट में आर्टिकल 35 क्या कहता है? आर्टिकल 35 बेसिकली यूनिफॉर्मिटी लाता है। ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स पर कोई भी नया कानून बनाने का एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ पार्लियामेंट को होगा, स्टेट असेंबलीज को नहीं। क्यों? स्टेट्स क्यों नहीं बना सकते? सोचिए ना, अगर स्टेट्स बनाने लगे तो यूपी के फंडामेंटल राइट्स अलग होंगे और महाराष्ट्र के अलग। देश में एकता कैसे रहेगी? ओह, ट्रू। यूनिफॉर्मिटी बहुत जरूरी है बेसिक राइट्स में। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव के सारे कॉन्सेप्ट अगर हम जोड़ें, तो जो शुरू में कहानी थी उसमें परिवार आर्टिकल 32 यूज करके सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस लगाएगा, राइट? एकदम राइट। अगर हम जल्दी से रिवाइज करें तो आर्टिकल 32 इंजन है, हार्ट एंड सोल। आर्टिकल 226 हाईकोर्ट की वाइडर डिस्क्रिशनरी पावर है। फिर आती हैं 5 राइट्स: हेबियस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शोरारी और को वारंटो। और हाँ, एल चंद्र कुमार केस से प्रूव हो गया था कि 32 और 226 दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। एग्जामिनर ये सब जरूर देखेगा आंसर्स में। लेकिन जाने से पहले मैं एक बहुत ही डीप और थोड़ा प्रोवोकेटिव सवाल छोड़ना चाहता हूं आप सभी के लिए। हाँ, जरूर पूछे। हमने देखा कि अदालतें सरकार और ट्रिब्यूनल्स की गलतियां सुधारती हैं, उनके खिलाफ रिट निकल सकती हैं। लेकिन क्या हो अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ही कोई डिसीजन अनजाने में किसी आम नागरिक का फंडामेंटल राइट तोड़ दे?
ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लग रही है। क्या खुद अदालत के खिलाफ कोई रिट जारी हो सकती है? इस पजल को खुद रिसर्च कीजिए और सोचने की कोशिश कीजिए। वाकई ये तो लॉ की किताबों से बाहर का सवाल है। अगर आपको इस डीप डाइव की वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगला कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टॉपिक कौन सा देखना चाहेंगे और वकील साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में।